क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ये क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसको क्लासिफाई किया गया है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कुछ बुक्स में आपको डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर ओलिगोसेक्राइड के अंडर में ही डाइसेक्राइड को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा एक वर्ड आया है, दैट इज सेकेराइड। एक्चुअली में क्या है ये सेकेराइड? तो ये सेकेराइड जो है इसका मतलब होता है सुगर। ग्रीक वर्ड सेकेरॉन से ये बना हुआ है। सेकेरॉन से ये बना हुआ है जिसका मतलब होता है सुगर। तो इसका मतलब है सुगर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं इसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है एक, सेक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक मोल या एक मॉलिक्यूल शुगर के प्रेजेंट हैं। डाइसेक्राइड, डाई का मतलब दो, तो यहाँ पर दो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। ओलिगोसेक्राइड, यहाँ पर लेस देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीसेक्राइड, मोर देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है। अब यहाँ पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं शुगर, एक्चुअली में ये जो शुगर वर्ड है ये हम यूज करते हैं फॉर मोनोसेक्राइड, ये जो तीनों कंपोनेंट है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये तीनों कंपोनेंट जो होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये तीनों कंपाउंड टेस्ट में स्वीट हैं, क्रिस्टलाइन है नेचर में, वाटर सॉल्युबल हैं। तो इन तीनों को हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। तो एक्चुअली में शुगर हम किसी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड के लिए यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड या मोनोसेक्राइड क्या है। मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनको हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। का जनरल फॉर्मूला CnH2ON जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो इसको हमने क्लासिफाई किया है दो तरह से। इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इसका बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है इसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, वो जो है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड ग्रुप को शो करेंगे उनको हम एल्डोजिस कहेंगे, और जो कीटोन ग्रुप को करेंगे उसे हम कीटोजिस कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोजिस में वो कौन सा होगा? कीटोन होगा। इसका एग्जांपल एल्डोजिस के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोजिस के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फ्रक्टोज, जो कि कॉमनली सबको पता है। तो एल्डिहाइड
ऐसा जिस भी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम एल्डोजिस कैटेगरी में रखेंगे, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम कीटोजिस कैटेगरी में रखेंगे, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज। अब सेकंड देखते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कितने कार्बन के एटम उसमें प्रेजेंट है, इसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ट्राइओस, ट्राई का मतलब 3, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोजेस, एग्जाम्पल एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, मतलब इसमें टेट्रा 4 कार्बन के एटम्स होंगे। फिर अगला हमारा पेंटोस, पेंटोजेस का मतलब क्या हुआ, पेंटा मतलब 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। फिर है हेक्सोजेस, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जिसपे 6 कार्बन के एटम्स हैं। फिर है हेप्टोजेस, हेप्टोजेस जो है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 7 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल है सीरो हेप्टुलोजेस। इसके बाद में हम देखते हैं कैसा इसमें एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरीके का है, या स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है मोनोसैकेराइड में। आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड, पहले हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, आखिर आइसोमेरिज्म क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब वो मैकेनिज्म, और स्टीरियो आइसोमर्स मतलब वो कंपाउंड। तो क्या है ये स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो अलग होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स, दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट वो उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो एक ही दिख रहा है, लेकिन उनका स्पेशियल अरेंजमेंट वहां पर चेंज दिख रहा है। तो ऐसा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब है ऐसा कार्बन का मॉलिक्यूल जिससे 4 अलग अलग तरह के एटम्स अटैच हो सकते हैं। जैसे हमको पता है कि जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी 4 है, मतलब इससे 4 कंपाउंड जो है, 4 एटम्स इससे बाइंड हो सकते हैं, इससे अटैच हो सकते हैं। तो जो कार्बन ऐसा है जिससे 4 अलग अलग तरह के ग्रुप अटैच्ड हैं, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, जिनमें 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हों। तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। तो जहां पर भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उनमें आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है, उनमें उनके आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसमें कितना आइसोमर्स, किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो इसे ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n है तो उसके 2n ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो कितना होता है, 1। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब क्या है, एसिमेट्रिक। इस चीज को ऐड कर लें यहाँ पर कि हम किस कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है इसमें नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है 1, तो ये क्या होगा, 2 1, मतलब
2। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसी तरह हम अपना सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हम सबको पता है कि इसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से जो 4 कार्बन एटम्स हैं वो ही एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, जबकि पहला और छठवां कार्बन वो एसिमेट्रिक नहीं है। तो ग्लूकोज जो है इसमें 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो एसिमेट्रिक हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 4 तो इक्वल टू 16, मतलब ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स बन सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल्स हैं। तो फर्स्ट है डी एंड एल आइसोमर्स। डी एंड एल आइसोमर्स क्या होते हैं इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड के इसमें एग्जांपल में देखिए, पहला जो आप इस तरफ देख रहे हैं इसमें क्या है कि एक जो है एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इससे 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो केवल एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जो कि है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ अरेंज्ड है, क्या वो राइट हैंड साइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप इस एग्जांपल में देखिए कि ये जो है राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका OH ग्रुप जो है ये किस तरफ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। जबकि हमारे इस दूसरे एग्जांपल में सेम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। तो जिसमें राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है ग्लूकोज का। आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है पहला, इसमें ये जो हम मेन अभी किसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं जो 4th नंबर का एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप आप देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड पर, इसलिए ये क्या होगा आपका डी ग्लूकोज। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए ये क्या है, एल ग्लूकोज है। तो मैमेलियंस जो होते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होता है वो डी कॉन्फ़िगरेशन का ही प्रेजेंट होता है। डी कॉन्फ़िगरेशन का जो मोनोसैकेराइड है वो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है तब वो डी सीरीज पे जाएगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में है तब वो एल सीरीज में जाएगा। तो एल डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन जो है या डी एंड एल आइसोमर्स जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम के राइट हैंड साइड पर है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर राइट हैंड साइड पर है तब वो डी कॉन्फ़िगरेशन में है, और अगर एल साइड पर है तब वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तब वो एल। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर कोई लाइट हम किसी सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं तो क्या वो उस लाइट को टर्न कर पा रहा है या नहीं। जैसे हम इसे समझते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक बीम है किसी पोलराइज्ड लाइट का,
और ये सॉल्यूशन है किसी ऑप्टिकल आइसोमर का। जब कोई बीम किसी सॉल्यूशन जो ऑप्टिकल आइसोमर का सॉल्यूशन है उससे पास होता है तो वो लाइट को या तो राइट हैंड साइड मोड़ देता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोड़ देता है। तो अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उससे जब लाइट पास हुआ तो अगर बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट किसी सॉल्यूशन जो है ऑप्टिकल आइसोमर के सॉल्यूशन से पास होता है तो अगर वो लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ टर्न कर देता है तब इसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, डी ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। और अगर ये इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है लाइट को तो अब हम इसे लीवो रोटेटरी कहेंगे या फिर एल। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी शुगर में प्रेजेंट होती है। जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, मतलब जिसमें बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड टर्न करने की कैपेसिटी होती है। तो इसी से हमारे पास एक नया वर्ड बन के आता है रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर, अभी क्या है रेसेमिक मिक्सचर? तो रेसेमिक मिक्सचर का मतलब है कि जिसमें डी और एल दोनों टाइप के आइसोमर्स इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। डी एंड एल तो ये जो रेसेमिक मिक्सचर है इसमें डी कॉन्फ़िगरेशन भी प्रेजेंट है और एल कॉन्फ़िगरेशन भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसे हम कहेंगे रेसेमिक मिक्सचर। ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है और इनमें डी और एल दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमको पता चल गया कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर है, इनका मिक्सचर भी हमारे पास पॉसिबल है। तो अगर ये मिक्सचर हमारे पास है तो रिजोल्यूशन वो होगा जिसमें हम इस रेसेमिक मिक्सचर में से इसके डी फॉर्म को और एल फॉर्म को सेपरेट कर सके। तो उस जो मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन।